Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So in the previous section we discussed the chapter electromagnetic waves from NCERT. We discussed the theory related to that, and now in this video we are gonna solve the NCERT exercises on electromagnetic waves. So just to recollect, the basic formulas, the magnetic field B is equal to E by C, and what we have studied is the Maxwell's equations, the displacement current, induction current, and what else? Mm, yeah, electromagnetic spectrum. So all these things we have studied, and now we are going to solve the exercises based on that in this lecture. So let's start. So let's start with the very first question. Figure 8.5 shows a capacitor made of two kept circular plates, each of radius 12 centimeters and separated by 5 centimeter. The capacitor is being charged by an external source, not shown in the figure. The charging current is constant is equal to zero point 0.5 ampere, 0.15 ampere, sorry. And then what we are asked to calculate the capacitance and the rate of change of potential difference between the plates. Okay, so let's start with the first question. What is given to us? We are given the radius. Radius is equal to 0.12 meters, like 12 centimeter, मतलब 0.12 meters. Distance between the plates. Distance between plates. How much? 0.05 meters because it is 5 centimeter. And we are given the charging current. Charging current. कितना दिया हुआ है चार्जिंग करंट अपने को? अपने को चार्जिंग करंट दिया हुआ है 0.15 एम्पियर्स. ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कहानी. अभी अपने को चाहिए कैपेसिटेंस. ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस होता है सी, कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कैपेसिटेंस चैप्टर में. क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए डिवाइड बाय डी. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू मैंने आपको उस समय बताई थी कितनी होती है. ये कांस्टेंट होती है, अगर नहीं पता उसकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए. ये होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. और रेडियस अपने क्योंकि अपने को सर्कुलर प्लेट दी हुई है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. अपने को रेडियस दिया हुआ 0.12, तो बस मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.12 का स्क्वायर. 0.12 का स्क्वायर डिवाइड बाई डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना दिया हुआ है? 0.05 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग कैपेसिटेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो मेरे को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी समथिंग अराउंड 80.032 इंटू 10 पावर -12 फैरेड, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरा कैपेसिटेंस है वो फैरेड में होता है. इसको मैं काम करता हूँ, 10 पावर -12 पीको होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 80.032 पीको फैरेड्स. ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस का. ठीक है, फिर मुझसे क्या पूछा? फिर मुझसे पूछा ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स. डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है ना मुझसे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा. नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब डी क्यू बाई डी टी होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया था ये. फिर मैंने बताया डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये बताया था. तो डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स तो अपन बात कर नहीं सकते, तो अपने को कुछ ना कुछ करके डी क्यू बाई डी टी निकालना पड़ेगा. अगर अपन ने डी क्यू बाई डी टी निकाल दिया
तो वही अपना डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अपने को dq बाई dt चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना। तो Q होता है अपना CV, C कांस्टेंट है तो आ गया। Q होता है CV, तो d ऑफ CV बाई dt, C कांस्टेंट, तो C को मल्टीप्लाई बाई dV बाई dt। अपने को dV बाई dt चाहिए। dV बाई dt कैसे निकलेगा? हम अच्छा तुमने, अच्छा अपने को dq बाई dt दिया हुआ है 0.15 एम्पीयर, ठीक है, तो इसको 0.15 एम्पीयर की इक्वेट कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से अपना dV बाई dt निकल जाएगा। यहाँ से अपना dV बाई dt कितना निकलेगा? dV बाई dt हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई C। C कितना है आपने निकाला है? 80.032 पिको फैरेड। 80.032 पिको फैरेड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास dV बाई dt कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास dV बाई dt आ गया, इसको मैं जब करूंगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1.87 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर मुझसे क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट करंट मैंने बता ही दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन करंट अक्रॉस द प्लेट्स। ये मैंने आपको उस समय बताया था, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, और चार्जेस फ्लो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट एक ही हुआ, 0.15 एम्पीयर डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया अपना, मतलब अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिकली। फिर मुझसे बोला इस किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हाँ, किरचॉफ्स रूल तो वैलिड होगा प्रोवाइडेड दैट वी टेक द सम ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर करंट। मतलब किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ होता है कि आपको एक पॉइंट से निकलने वाले सभी करंट का सम जीरो करना है। तो अगर आप सब करंट नहीं लोगे तो ऑब्वियसली बात है जंक्शन रूल नहीं लग पाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सम ऑफ कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट लोगे तभी आपका किरचॉफ्स रूल वैलिड है। और कंडक्शन करंट क्या होगा? कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होगा इसके से, ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ फ्लक्स फ्लक्स निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है। और क्योंकि ये वैसे भी प्लेट्स के अक्रॉस की बात हो रही है, मतलब प्लेट्स पे बात हो रही है, तो प्लेट्स पे तो एक जगह पे एक ही करंट रह सकता है, एक जगह पे करंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की वैल्यू सेम है, वो है 0.15 एम्पियर। और किरचॉफ्स का जो लॉ है, फर्स्ट रूल, वो वैलिड है, लेकिन उसी पॉइंट पे वैलिड है जब आप सम ऑफ कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना 8.1 हो गया। चल उसका आंसर देता हूँ सी पार्ट का। सी पार्ट का आंसर है यस, provided that we take sum of conduction and displacement current. Sum of conduction and displacement currents, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? A parallel plate capacitor made of circular plates, each of radius 6 centimeters, has a capacitance 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230-volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. What is the RMS value of conduction current? ठीक है, जो दिया है पहले वो लिखते हैं। अपने को दिया हुआ है रेडियस, रेडियस तक दिया हुआ है, रेडियस अपने को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। फिर मुझे बोला है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 पिको फैरेड, 100 पिको फैरेड। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 फैरेड, ठीक है। फिर मुझे दिया हुआ है वोल्टेज, कितना दिया हुआ है वोल्टेज? 230 वोल्ट्स। उसके बाद कुछ दिया है, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 300 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब अपने को दिया हुआ है। फिर हमने से बोला है कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। आरएमएस वैल्यू अपने को पता है क्या होता है? आरएमएस वैल्यू सिंपली वी बाई आर।
ये अपन ने उसमें पढ़ा था, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट कितनी हो जाएगी? आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इज सिंपली वी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, लेकिन इस केस में कैपेसिटेंस है तो इस केस में अपन लोग लिखेंगे एक्सी, वेयर एक्सी इज कैपेसिटिव इम्पिडेंस। और अपन लोग एक्सी को डिफाइन कैसे करेंगे? एक्सी इज नथिंग बट इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू निकालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू 1/ओमेगा। कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है अ, अच्छा अच्छा, 1/एक्स है, 1/ओमेगा से, तो ओमेगा शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा V ओमेगा C। ठीक है, V ओमेगा C। तो ये कितना हो जाएगा? V मुझे दिया हुआ है 230, ओमेगा मुझे दिया हुआ है 300, और C है 100 पिकोफैरड। 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। तो यहाँ से मेरे पास जो मेरी कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू है वो आ जाएगी 6.9 माइक्रो एम्पियर्स। 6.9 माइक्रो एम्पियर्स, 10⁻⁻6। ठीक है, एम्पियर्स। तो ये हो जाएगा मेरी आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। फिर क्या बोलता हूँ, अगले पेज पे चलता हूँ। फिर मुझे क्या निकालने को बोला है? फिर मुझे बोला है व्हाट इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। इस केस में क्या कंडक्शन का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? ऑब्वियसली बराबर होगा, वही केस है, सेम केस है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होगा। फिर क्या बोला? डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, हो जाएगा ये भी। अपने को पता है जो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है सर्कुलर केस में, उसका फॉर्मूला होता है μ0I डिवाइड बाई 2πr² मल्टीप्लाइड बाई आर। मतलब यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, मतलब प्लेट का रेडियस डिवाइड बाई आर, मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है। तो ये आर जो है इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है बी का, ये अपन ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, अपने को पता है μ0 होता है 4π मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई आई। आई होता है करंट, करंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपने को चाहिए इस केस में मैक्सिमम करंट चाहिए। इस केस में अपने को चाहिए मैक्सिमम करंट। अपन ने निकाली आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम करंट के लिए अपने को पता है √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 होता है 1.414। 1.414 मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू जो अपने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 6.9 माइक्रो एम्पियर्स निकालते ना। तो 6.9 माइक्रो एम्पियर्स, ये तो गया करंट की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। कितना दिया हुआ है वो मुझे? वो दिया हुआ है 0.03 मीटर्स, डिवाइड बाई 2πr²। 2πr², आर मतलब कैपिटल, मतलब रेडियस ऑफ प्लेट, वो दिया हुआ है अपने को 0.06। 0.06 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। यहाँ से जब मैं बी के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पाई पाई कट जाएगा, और जो मेरी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 टेस्ला। ठीक है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। कुछ नहीं किया, पहले कंडक्शन करंट निकाला। कंडक्शन करंट की मैंने क्या निकाली थी? आरएमएस वैल्यू। मेरे को पता है कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के लिए आरएमएस वैल्यू नहीं लेनी होती, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझको पीक वैल्यू लेनी पड़ती है। तो मैंने जो मैंने कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर ही है, उनकी जो वैल्यू निकाली थी उसको √2 से मल्टीप्लाई करके टोटल करंट निकाला। फिर उसको इस फॉर्मूले में डाला, μ0I/2 कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर में, where capital R is the radius of the plate and small r is the distance of plate, distance of the point from the plate.
फिर इसमें सारी वैल्यू डाल के मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकाली, तो वहां से मेरे पास आंसर आ गया 1.63 इंटू 10 पावर -11 टेस्ला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8.3 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10 पावर -10 meters, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 meters। कौन सी सेम है? कौन सी प्रॉपर्टी सेम है इन तीनों के लिए? स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स। मैंने आपको बताया हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट ही होती है वैक्यूम में। तो सीधा 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 है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इसका आंसर है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। कांस्टेंट इन वैक्यूम इज सेम इन वैक्यूम एक्चुअली। कांस्टेंट तो अलग मतलब देगा ना, तो इज सेम इन वैक्यूम फॉर, क्या हो गया? अच्छा सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम फॉर ऑल वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सिंपल। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं आगे 8.4 पे। क्या बोला है? A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? If the frequency of the wave is 30 megahertz, what is its wavelength? ओके, तो पहले वो लिख रहा है ट्रेवल करिए वो z डायरेक्शन में, और फिर बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मेरी वेव ट्रेवल करी z डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में होंगे। अगर वेव z डायरेक्शन में ट्रेवल करी, क्योंकि मैंने बताया वो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में होंगे, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो पहले वाले पार्ट में तो आंसर एक्स वाई प्लेन। फिर मुझसे बोला है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी? फ्रीक्वेंसी दी हुई है मुझे 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, फिर मुझे बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये मुझे पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 होती है, 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर मुझसे क्या बोला? मुझसे बोला वेवलेंथ ऑफ लाइट बताओ। तो वेवलेंथ सिंपल हो गई, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब सी डिवाइड बाय वी। वी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली न्यू होता है लेकिन ये वी की तरह बनाया है। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो मेरी फाइनल वेवलेंथ का आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा 8.4 का आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बस ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्स वाई प्लेन में होगी, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अगर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो एक्स वाई प्लेन में होंगी। तो जो ये पार्ट है उसका आंसर मैं लिखता हूँ, उसका आंसर है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। ठीक है, since they are mutually perpendicular, since they are mutually perpendicular। ठीक है, तो ये हो गया 8.4। आगे चलते हैं 8.5 पे। 8.5 में क्या बोला है? 8.5 में बोला है a radio can tune in any station
in 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? ठीक है, तो जो दिया वो लिखते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.5 मेगाहर्ट्ज, मतलब 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फिर मुझे दी हुई है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है 12 मेगाहर्ट्ज, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, फिर मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गई। फिर मुझको स्पीड ऑफ लाइट पता रहती है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझसे पूछिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज बताओ, तो मैं दोनों के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए वो मेरी वेवलेंथ रेंज हो जाएगी। तो लैम्डा मतलब वेवलेंथ, सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ मैक्सिमम कितना होगा, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी उसके लिए वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 सी डिवाइड बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, सॉरी, 10 पावर 6। ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, तो ये यहाँ से आ जाएगा 40 मीटर्स। ठीक है, समझ लिया। विल कैलकुलेट द वेवलेंथ मिनिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 डिवाइड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी 25 मीटर। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो अपनी रेंज ऑफ वेवलेंथ कितनी आ गई? रेंज आ गई अपने पास 25 मीटर से 40 मीटर्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई थी मुझे, मतलब दोनों दोनों मैंने स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड करके वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम निकाल दी, ये मेरी रेंज थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम वेवलेंथ आएगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर आगे चलते हैं 8.6 पे। 8.6 में मुझे बोला है a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 power 9 hertz. Okay. What is the frequency of electromagnetic waves produced by the oscillator? ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी वो वही होगी जो चार्ज पार्टिकल की है, मतलब 10 पावर 6 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है सोर्स पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर सिंपल सा 10 पावर 6 हर्ट्ज ही है। ये चेंज ही नहीं हुई, 10 पावर 9 हर्ट्ज है, वो चेंज ही नहीं होगी। तो इसका आंसर लिख देता हूँ। The frequency of electromagnetic waves of an electromagnetic wave produced by the oscillator produced by the oscillator is the same as that of a charged particle oscillating about its mean position, oscillating about its mean position. That is कितना? 10 पावर, तो दिया हुआ 9, दिया हुआ है ना 9 एक्स। सिंपल क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी सोर्स में वो चेंज ही नहीं होगी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा ही। आगे चलते हैं 8.7 पे। 8.7 में मुझे बोला है, a charged particle oscillating about its mean position with a frequency of 10 power 9 hertz. Okay, what is the frequency of electromagnetic waves produced by the oscillator?
8.7 थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले ढंग से पढ़ो। The amplitude of a magnetic field of part of a harmonic electromagnetic wave in a vacuum is this much. What is the amplitude of electromagnetic? What is the amplitude of electric field for the wave? अच्छा, ये तो ट्रिकी भी नहीं है, ये तो वापस सिंपल क्वेश्चन है यार। पहले जो दिया हुआ है वो लिखो। एम्पलीट्यूड, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अपने को 510 नैनो टेस्ला। 510 नैनो टेस्ला। नैनो कितना होता है? नैनो तो 10 पावर, नैनो 10 पावर -9 हो जाएगा। 510 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या बोला, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता ही होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ लाइट जो मैं बता रहा हूँ, ये लाइट वैक्यूम में होती है, ठीक है ना। या एयर में भी बोल सकते हैं। कितनी होती है पता ही है, 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपने को चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चाहिए ना अपने को। हाँ सिंपल, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कितना हो जाएगा? ये मैंने आपको बताया था, बी इज इक्वल टू ई बाई सी होता है। ई हो जाएगा बी इंटू सी। ई हो जाएगा बी, मतलब बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बी नॉट मुझे दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला, मतलब 510 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9 मल्टीप्लाइड बाई सी। सी कितना है? 3 × 10 पावर 8, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एम्पलीट्यूड की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 153। इसको कैलकुलेटर से कर लेना चाहे, न्यूटन पर कूलम, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। बी इज इक्वल टू ई बाई सी वाला, फिर ई इज इक्वल टू बी इंटू सी हो गया, दोनों मल्टीप्लाई किया और मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8.8 में मुझे क्या बोला है? 8.8 में मुझे बोला है, suppose that the electric field amplitude of electromagnetic wave is this much and that its frequency is this much. Determine this and this, find the expressions for E and B. जो दिया है वो लिखो पहले, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? ये मुझे दिया हुआ है 120 न्यूटन पर कूलम। फिर मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दी हुई है। ये दिया हुआ है मुझे 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। वापस स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे पता ही है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? वापस वही बी इज इक्वल टू ई बाई सी। ई है 120, सी होता है 3 × 10 पावर 8। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा मेरा बी, और वो आ जाएगा समथिंग अराउंड 4 × 10 पावर -7 टेस्ला। तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 400 नैनो टेस्ला। 400 नैनो टेस्ला कैसे हुआ? मैंने दो जीरो से मल्टीप्लाई किया, वो 10 पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 पावर -9 वो जाएगा नैनो टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया। फिर मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, ओमेगा मिल जाएगा, इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 मेगाहर्ट्ज, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे को ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? ये मिल जाएगी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मिल जाएगी मेरे को ओमेगा की वैल्यू। मैंने ओमेगा निकाल लिया, मैंने मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल ली। और क्या बचा? तो मुझसे पूछा है के एन लैम्डा। तो के तो मुझे पता है, कि पहले लैम्डा निकाल लेता हूँ। पहले लैम्डा होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ हो जाएगी C/V, तो वो हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। कितनी निकाली मैंने? फ्रीक्वेंसी दी हुई है मुझे 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। तो यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर्स। फिर मुझसे पूछा है के होता है मेरा वेव नंबर, आ गया। तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई वेवलेंथ, वेव नंबर बोलते हैं ना इसको, अभी मैंने बताया था आपको जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई वेवलेंथ, जो मैंने निकाली 6 मीटर्स। तो यहाँ से आ जाएगा समथिंग अराउंड 1.05, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। ये ध्यान रखना इसकी यूनिट। ठीक है, तो जो मुझे ए पार्ट में बोला था वो सब तो मैंने निकाल लिया। फिर मुझसे बी पार्ट में क्या बोला है? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, मतलब वही इक्वेशन निकालनी है आपको। इक्वेशन क्या हो जाएगी? ई इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या होता है मैंने बताया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, या के जेड माइनस ओमेगा टी इस फॉर्म का। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, जनरल फॉर्म लिख दिया मैंने। तो अभी लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कितना है? ई नॉट मैंने निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ने दिया हुआ है मुझे 120, रहेगा 120 साइन, साइन छोटा कर देता हूँ, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के है 1.05 एक्स, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरी वेव है वो मुझे नहीं दिया हुआ कहाँ पे ट्रेवल कर रही है। हाँ, तो फिर मैं एक्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरल मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं के एक्स में लेके चल सकता हूँ। माइनस ओमेगा टी, ओमेगा मैंने कितना निकाला? ओमेगा मैंने निकाला है 3.14 10 पावर 8। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8। ठीक है, ओमेगा टी, ये हो जाएगा मेरा ई। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरी जो वेव है इसको मैंने माना है कि वो एग्जैक्ट में ट्रेवल कर रही है, मैंने के एक्स लिया है। तो मेरी जो ई और बी होंगे वो एग्जैक्ट में ट्रेवल कर नहीं सकते, उनको वाई और जेड में करना पड़ेगा। तो इसको मैं वाई में करवा देता हूँ। जी क्या, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए मैं इसको वाई में करवा रहा हूँ। मैं इसको जेड में भी करवा सकता हूँ, एक्स में भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने के एक्स ले लिया। के एक्स ले लिया मतलब मेरी वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो मेरी ई और बी तो कम से कम एक्स डायरेक्शन में नहीं ही होगी। तो वो ई के लिए मैंने ले लिया जे, बी के लिए मैं ले लूंगा जेड, मतलब के। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए सिमिलर वे में बी इज इक्वल टू बी नॉट। बी नॉट मैंने निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 400 नैनो टेस्ला। तो वो हो जाएगी 400 नैनो टेस्ला, मतलब स्पेशली लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7। 10 पावर -7, ये तो हो जाएगा मेरा बी नॉट, मल्टीप्लाइड बाई साइन, वापस के तो 1.05 ही रहेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी।
ओमेगा भी वही 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कितना था, 8 टी। ठीक है, बस इसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी के कैप के लॉन्ग। यहाँ पे मैं कैप बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये और भी निकाला। बस इतना देखना कि अगर आपने यहाँ पे एक्स लिया है तो यहाँ पे जे और के ही आएंगे, या के और जे भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। बाकी के ओमेगा टी वगैरह की वैल्यू मैंने निकाली है, और फिर मैंने इस क्वेश्चन में डाल दी। जनरल फॉर्म ये होता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8.9 में मुझसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8.9 में मुझसे बोला है, द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is given in the text. Use the formula E is equal to h nu. ये क्वांटम एनर्जी में अपन लोग पढ़ते हैं वैसे भी। दिया हुआ भी है for energy of a quantum of radiation, that is photon, and obtain the photon energy in units of electrovolt for different parts of the electromagnetic spectrum. Okay. In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the source of electromagnetic radiation? ठीक है, तो पहले तो मुझे जो यूज करने को दिया है वो मैं लिखता हूँ। E इज इक्वल टू एच न्यू। मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा, मतलब वेव। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी फ्रिक्वेंसी होती है वो स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ होती है। तो मेरे को एच की वैल्यू पता होती है, कांस्टेंट होता है एच। एच की वैल्यू होती है 6.634 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 34। 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई सी भी मुझे पता होता है, 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई वेवलेंथ। अब मुझे अलग अलग केस में वेवलेंथ लेनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम होता है, मैं एक बार यहाँ पे वेवलेंथ लिखने देता हूँ। ठीक है, मुझसे और कुछ बोला क्वेश्चन में? ये तो मेरा आंसर आएगा जूल्स में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने एच लिया स्टैंडर्ड यूनिट में, सी लिया स्टैंडर्ड यूनिट में। लेकिन मेरे को इन्होंने बोला है कि मेरे को आंसर चाहिए मेरा इलेक्ट्रो वोल्ट्स में। तो इसको इलेक्ट्रो वोल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ध्यान रखना, कभी भी जूल्स को इलेक्ट्रो वोल्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो अपन लोग एक ई मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ ही डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई सी, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 डिवाइड बाई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो भी मेरी वेवलेंथ होगी। अब जो मेरा इसका आंसर आएगा ना, एक मिनट, सॉरी। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, वो आंसर मेरा आएगा इलेक्ट्रो वोल्ट्स। ठीक है, अब मेरे को बस अलग अलग वेवलेंथ डालनी है, वेवलेंथ डाल के मैं एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपन लोग अलग अलग वेवलेंथ भी डाल के एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो मुझे क्वेश्चन में बोला है कि obtain the photon energy in unit of electron for different parts of electromagnetic spectrum, जो भी मेरी अलग अलग वेवलेंथ है वो सब मैं इसमें डालूंगा, और वो डाल के मैं इसमें कैलकुलेट कर लूंगा। क्या बोलते हैं, मेरी एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट्स। उसके बाद मुझे बोला इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटो एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इससे जो मेरे को वैल्यूज मिलेंगी ना, वो डिफाइन करेंगी कि एक्सरे के लिए मान लो तो एक्सरे के लिए कितनी एनर्जी स्पेसिंग है, गामा रेस के लिए मान लो तो गामा रेस कितनी एनर्जी स्पेसिंग में फैला हुआ है। तो जो अपनी फोटोन की एनर्जी आएगी ना, उससे अपने को वो स्पेसिंग पता चलेगी कि कितनी स्पेसिंग में अपनी गामा रेस, इतनी स्पेसिंग में अपनी फोटोन रेस है। तो वो आप लोग निकाल लेना कितनी कितनी एनर्जीज आएंगी। मैं देखता हूँ क्या डिनोट करेंगी वो। तो वो डिनोट क्या करेंगी? द फोटोन एनर्जीज, द फोटोन एनर्जीज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, फॉर डिफरेंट पार्ट्स of the spectrum of a source indicates
of a source will indicate the spacing of relevant energy levels. ठीक है, ऑन द सोर्स। बाकी अपन लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ डालेंगे इसमें और इससे अपने को एनर्जी मिल जाएगी। वेवलेंथ किसकी? वही एक्स रेज, गामा रेज, फिर इंफ्रारेड रेज, वायलेट रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबकी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 8.9 भी हो गया। अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 8.10 पे। तो मुझे क्या बोला है? इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स sinusoidally at a frequency of 2 in 10 power 10 hertz and amplitude 48 volts per meter. What is the wavelength of wave? ठीक है, जो दिया है पहले वो लिखो। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाउ मच? 2 multiplied by 10 power 10 hertz, 10 power 10 hertz। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 48 वोल्ट्स पर मीटर, 48 वोल्ट्स पर मीटर। स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता ही है। उससे पहले मैं वेवलेंथ निकालता हूँ जो मुझे बोला है। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ होती है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁻8 डिवाइड बाई अपनी फ्रीक्वेंसी जो कि दी हुई है 2 × 10⁻10। तो यहाँ से मेरे को वेवलेंथ मिल जाएगी मेरी, कितनी मिल जाएगी? ये आएगी, कितनी आ रही है? 0.015 मीटर्स। ये मेरी पहले पार्ट आंसर हो गया। फिर मुझसे पूछा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सिंपल है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा? ये मैंने बताया आपको, ये होता है E0/c। यहाँ पे E0 है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E0 कितना हो जाएगा? E0 हो जाएगा 48 जो मुझे दिया हुआ है, डिवाइड बाई c कितना है? c है 3 × 10⁻8। तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास फाइनल एम्पलीट्यूड की आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−7 टेस्ला, 10⁻−7 टेस्ला। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड पार्ट का आंसर में निकाल दिया। फिर मुझे सी पार्ट में बोला क्या है? शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए, ये फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। बट इसको प्रूव करते हैं, एवरेज को लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। सो यू, यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज कितना हो जाएगा? ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2। ये होती है एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी। और यू भी कितनी होती है? यू भी होता है b² बाय 2 म्यू नॉट, b² बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को कैलकुलेट करता हूँ। इसमें एक काम करता हूँ, मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। ई इज इक्वल टू सी बी भी होता है, ई इज इक्वल टू सी बी। और एक फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। ये क्या हो गया, सॉरी। ठीक है, इसका रूट है ये। तो ये 4 फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ?
जो ये मेरा सी का फॉर्मूला है, इसको अगर मैं ई इज इक्वल टू सी बी में डालूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा ई इज इक्वल टू 1 बाई ये चीज रूट ऑफ दिस थिंग ई मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ई। फिर मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ से टू कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये तो मेरे को चाहिए था, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये तो मुझे चाहिए था, देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये था बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। हाफ हाफ तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये चीज मुझे प्रूफ नहीं थी, ये चीज मैंने प्रूफ कर दी। Hence, I have proved that the average energy density due to electric field is equal to the average energy density due to the magnetic field। ये अपने को शो करना था, तो मैंने शो कर दिया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ hence proof। समझ में आया ना कैसे हुआ? hence proof। कुछ नहीं किया मैंने, बस इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को बराबर मैंने प्रूफ कर दिया, इन दोनों को बराबर प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों सेम ही है। बस इसमें हाफ को मल्टीप्लाई किया है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इज शोन हियर, सो इट इज हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। यार एक्चुअली इजी चैप्टर था ये, मतलब इसमें ऐसा कुछ टफ था नहीं। बस आपको अगर फॉर्मूले आते तो आप ये चैप्टर जरूर सॉल्व कर सकते हो। बस इनिशियल क्वेश्चन थोड़े टफ थे, जिसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट करने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो नया था अपने लिए, तो अपने को पता नहीं था। बाकी अगर आप 2-3 बार क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको वो भी बहुत ही इजी चीज लगने लगेगी। ये चैप्टर रिलेटिवली हर चैप्टर से इजी है फिजिक्स में। इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। आपको सिर्फ ई इज इक्वल टू सी बी, और क्या बोलते हैं, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वाली चीज लगानी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, इससे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। बाकी स्पीड ऑफ लाइट वगैरह क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इंडक्शन करंट वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ नए टर्म्स थे जो इस चैप्टर में आए। लेकिन चैप्टर ओवरऑल इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है। इफ अगर अपन लोग उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो अपन लोग इसको आसानी से मतलब इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।